वेलकम गाइस वंस अगेन। आज हम 2013 में आई मूवी ओलंपस हैज फॉलन को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, जो कि एक एक्शन थ्रिलर मूवी है और इसके लीड रोल में है जैरेड बटलर। मूवी की शुरुआत में हमें कैंप डेविड दिखाया जाता है, जो कि प्रेसिडेंशियल रिट्रीट है, जहां पर हम प्रेसिडेंट बेंजामिन एशर को देखते हैं, जो अपनी वाइफ के साथ एक फंड रेजर इवेंट में जाने वाले हैं। और प्रेसिडेंट की वाइफ का नाम मार्गरेट है और इनका सिक्योरिटी इंचार्ज माइक बेनिंग नाम का आदमी है, जो कि प्रेसिडेंट की फैमिली के काफी क्लोज है। जैसे कि वो प्रेसिडेंट के साथ बॉक्सिंग मैच खेलता है, जैसे वो प्रेसिडेंट की वाइफ को कॉम्प्लीमेंट भी करता है, और तो और वो प्रेसिडेंट के बेटे कॉनर्स के साथ वीडियो गेम भी खेलता है। इसके बाद प्रेसिडेंट अपनी फैमिली के साथ इवेंट के लिए निकल जाते हैं, मगर इस ट्रेवल प्लान में कॉनर्स अपने पेरेंट्स की लीमो के बजाय माइक की एसयूवी में ट्रेवल कर रहा है और रास्ते में माइक उसे अच्छा एजेंट बनने की टिप्स एंड ट्रिक्स भी बता रहा है। और इस ट्रेवल के दौरान मौसम कुछ ज्यादा ही बिगड़ता जा रहा है और फिर जैसे ही इनका कारवां एक ब्रिज से होकर निकलने ही वाला था, तभी फर्स्ट एसयूवी के सामने एक हिरन आ जाता है, जिसके टकराते ही गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाता है, जिससे ये गाड़ी ब्रिज से नीचे गिर जाती है। और इसी सब में बचने के चक्कर में प्रेसिडेंशियल लीमो भी स्नो की वजह से स्लिप हो जाती है, जिससे मार्गरेट को काफी तगड़ा धक्का लगने की वजह से वो काफी इंजर्ड हो जाती हैं। मगर इतना ही काफी नहीं था, प्रेसिडेंशियल लीमो अब ब्रिज के किनारे पे लटकी हुई है, तो काफी सारे एजेंट लीमो को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। ये लोग प्रेसिडेंट को तो निकाल लेते हैं, मगर उनकी वाइफ को कार से निकाल पाने से पहले ही लीमो ब्रिज से नीचे गिर जाती है। और ये सब देखकर प्रेसिडेंट और उनका बेटा बहुत दुखी है, और इवन माइक भी बहुत दुखी है, क्योंकि इस फैमिली को प्रोटेक्ट करना उसकी जिम्मेदारी है। इसके बाद हमें 18 महीने बाद का वॉशिंगटन डीसी का सीन दिखाया जाता है। फिर हम माइक और उसकी वाइफ लिया को देखते हैं। लिया माइक से बात करने की काफी कोशिश करती है, मगर माइक उसकी बात पर ध्यान नहीं देता, क्योंकि माइक का सारा ध्यान तो टीवी पे चल रही न्यूज पे था, जिसके हिसाब से करंट यूएस प्रेसिडेंट साउथ कोरियन प्राइम मिनिस्टर से मिलने वाले हैं। लिया माइक को परेशान देखकर कहती है कि क्यों ना कहीं घूमने चलें, हमारा हनीमून भी हो जाएगा और तुम्हारा मूड भी ठीक हो जाएगा, जिसके लिए माइक राजी हो जाता है। इसके बाद सीक्रेट सर्विस की डायरेक्टर लीन जेकब्स माइक से मिलने आती है, और यहाँ पे हमें पता चलता है कि 18 महीने पुराने इंसिडेंट के बाद माइक को सीक्रेट सर्विस से निकाल दिया गया है और अब वो ट्रेजरी डिपार्टमेंट में काम करता है, और वो भी डेस्क जॉब। और तो और माइक ने अपने पुराने दोस्तों से भी कांटेक्ट रखना बंद कर दिया है, यानी उस इंसिडेंट का माइक पे काफी गहरा असर पड़ा है। इसके बाद जेकब्स माइक से बोलती है कि उस दिन जो हादसा हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, और ये बात मिस्टर प्रेसिडेंट भी अच्छे से जानते हैं, मगर मिस्टर प्रेसिडेंट उस सदमे से अभी भी बाहर नहीं निकल पाए हैं, और तुम्हारा चेहरा उन्हें उस दिन की याद दिलाता है, इसलिए वो तुमसे दूर रहते हैं। उन्हें कुछ वक्त दो, सब ठीक हो जाएगा। इसके बाद हमें व्हाइट हाउस दिखाया जाता है, जहाँ पर मिस्टर प्रेसिडेंट अपनी मीटिंग के लिए रेडी हो रहे थे और वो अपनी वाइफ को काफी मिस कर रहे हैं। और जब वो कैंप डेविड जाने की बात रखते हैं, तो कॉनर्स इसके लिए साफ इनकार कर देता है, क्योंकि अब उसे कैंप डेविड से नफरत है, क्योंकि वो जगह कॉनर्स को उसकी माँ की याद दिलाती है। इसके बाद हमें एक हाई लेवल मीटिंग दिखाई जाती है, जहाँ पर ये बिग लीडर साउथ कोरियन पीएम से होने वाली मीटिंग से रिलेटेड बातचीत करते हैं। स्पीकर ऑफ हाउस एलन मिस्टर प्रेसिडेंट को एडवाइस देता है कि हमें नॉर्थ कोरियन की बढ़ती मिलिट्री एक्टिविटीज के खिलाफ कुछ एक्शन लेना चाहिए, मगर दो हाई लेवल ऑफिशियल्स इस एडवाइस के खिलाफ हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि एक्शन लेने से जंग का खतरा है। इसके कुछ समय बाद साउथ कोरियन प्राइम मिनिस्टर ली का हमें कारवां दिखाया जाता है, जो कि व्हाइट हाउस तक पहुंच चुका है। इसके बाद साउथ कोरियन प्राइम मिनिस्टर ली अपने सिक्योरिटी इंचार्ज पार्क को व्हाइट हाउस के सिक्योरिटी इंचार्ज रोमा से मिलवाते हैं। खैर, ये काम भी जरूरी है सिक्योरिटी मेजर्स की वजह से। और इसी समय हमें एक बड़ा सा प्लेन दिखाया जाता है, जो कि वॉशिंगटन की तरफ जा रहा है। और जब ये प्लेन नॉर्दर्न वर्जीनिया के ऊपर से गुजर रहा था, तो यूएस एयरफोर्स के दो जेट इस अनजान प्लेन को अप्रोच करते हैं और प्लेन के पर्सनल्स को रूट बदलने के लिए कहते हैं, मगर वो प्लेन बिना वार्निंग के ही इन पे फायरिंग स्टार्ट कर देता है, जिससे ये दोनों जेट तबाह हो जाते हैं और तो और ये जेट पॉपुलेटेड एरिया में जाकर गिरते हैं। वहीं दूसरी तरफ व्हाइट हाउस में यूएस प्रेसिडेंट और साउथ कोरियन पीएम के बीच में मीटिंग चल रही थी, मगर तभी यहाँ का सिक्योरिटी इंचार्ज इन्हें रिपोर्ट करता है कि हमें आपको यहाँ से निकालना होगा, आप खतरे में हैं। इसके बाद यूएस प्रेसिडेंट और साउथ कोरियन पीएम को एक सिक्योर एरिया में ले जाया जाता है, और फिर इसके बाद सिविलियंस को यहाँ से इवैक्यूएट किया जाता है, और इसके साथ साथ सभी सिक्योरिटी पर्सनल्स अलर्ट हो जाते हैं, और इवन एयर डिफेंस वेपन्स भी रेडी कर दिए जाते हैं। मगर अब तक वो प्लेन यहाँ तक पहुँच चुका था, और प्लेन के पायलट सिविलियंस पर अंधाधुंध फायरिंग स्टार्ट कर देते हैं, जिससे बहुत सारे लोग मारे जाते हैं।
और यही सब सीन माइक भी दूर से देख लेता है, तो वो उस तरफ जाने लगता है। वहीं अब प्लेन पर मिसाइल्स दागी जाती हैं, मगर पायलट फ्लेयर्स छोड़कर इन मिसाइल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है और फिर पायलट व्हाइट हाउस पर फायरिंग स्टार्ट कर देता है, जिससे काफी सारे सिक्योरिटी पर्सनल्स मारे जाते हैं और अब सब तरफ लाशें ही लाशें पड़ी हैं। वहीं अब मिस्टर प्रेसिडेंट और हाई पर्सनल्स को एक इमरजेंसी ऑपरेशन बेस ले जाया जाता है, जहां से वो लोग प्लेन पे अटैक के ऑर्डर देने लगते हैं और थोड़ी ही देर में यूएस एयरफोर्स का एक जेट इस प्लेन को शूट कर देता है, जिससे ये प्लेन एक ओपन एरिया में जाकर क्रैश कर जाता है। इसके बाद मिस्टर प्रेसिडेंट ऑर्डर देते हैं कि पता लगाओ कि ये किसका काम है और जल्दी से मेरे बेटे को भी यहाँ पर ले आओ। और इसी समय माइक भी व्हाइट हाउस तक पहुँच जाता है, जहाँ पर उसे दो सस्पिशियस लोग दिखाई देते हैं, जिनमें से माइक एक को तो मार देता है, मगर दूसरा वाला आदमी अपना सुसाइड बॉम्ब एक्टिवेट कर देता है। वहीं साउथ कोरियन पीएम के सिक्योरिटी कारवां से काफी हथियारबंद लोग निकलकर मारकाट चालू कर देते हैं और तो और वो लोग रॉकेट लॉन्चर से फेंसेस को भी उड़ा देते हैं, जिससे बाहर से कुछ लोग अंदर आने लगते हैं और फिर वो लोग सिक्योरिटी पर्सनल्स को मारने लगते हैं। वहीं ऑपरेशन बेस में एक एजेंट मिस्टर प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करता है कि व्हाइट हाउस पर फिर से अटैक चालू हो गया है और इस बार अटैक जमीन से हो रहा है और बाहर आतंकवादियों और सिक्योरिटी के बीच में तगड़ा फ्री फायर मैच चल रहा है। और फिर इसके बाद पेंटागन व्हाइट हाउस की तरफ आर्मी भेजना चालू कर देता है ताकि वो लोग सभी आतंकवादियों को क्लियर कर सकें, मगर ऑब्वियसली ये अटैक प्री प्लान्ड था, तो इतनी आसानी से थोड़ी ना खत्म हो सकता है और ऐसा होता भी है। इमरजेंसी ऑपरेशन रूम में साउथ कोरियन प्राइम मिनिस्टर के सिक्योरिटी वाले यूएस सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स को मारना स्टार्ट कर देते हैं और जल्द ही ये बैड गाइज यूएस प्रेसिडेंट और उनकी सिक्योरिटी को कंट्रोल कर लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ आतंकवादी व्हाइट हाउस में आरपीजी छोड़कर एक एंट्रेंस बना लेते हैं और फिर वो अंदर जाने लगते हैं और मरे मराए सिक्योरिटी वालों में भी दो दो गोली मारने लगते हैं एज अ इंश्योरेंस कि कहीं कोई मरने का नाटक तो नहीं कर रहा है। और फिर ये लोग धीरे धीरे अंदर जाने लगते हैं। इसके बाद व्हाइट हाउस का सिक्योरिटी इंचार्ज रेडियो पर मैसेज भेजता है कि ओलंपस हैज फॉलन और फिर वो भी मारा जाता है और ये मैसेज पेंटागन में मौजूद बिग लीडर सुन लेते हैं और उन्हें पता है कि व्हाइट हाउस पर कब्जा हो चुका है। इसके बाद यूएस मिलिट्री व्हाइट हाउस को घेरना स्टार्ट कर देती है। वहीं इमरजेंसी बेस में पार्क की टीम व्हाइट हाउस के सभी सिक्योरिटी सिस्टम्स को अपने कंट्रोल में ले लेती है, यानी अब पूरा व्हाइट हाउस इनके कंट्रोल में है। और फिर इस इंसिडेंट की न्यूज हर चैनल पर आने लगती है। इसके बाद पेंटागन के क्राइसिस रूम में व्हाइट हाउस से एक वीडियो कम्युनिकेशन आता है, जिसमें हमें साउथ कोरियन प्राइम मिनिस्टर दिखाए जाते हैं, जिन्हें इस वीडियो में पार्क मार देता है। इसके बाद पार्क बोलता है कि तुम्हारा कमांडर इन चीफ अब मेरे कब्जे में है, तो बेहतर होगा कि तुम लोग कोई भी होशियारी न करो, वरना मेरे पास मारने के लिए काफी होस्टेजेस हैं। मगर इस बात का किसी को भी पता नहीं था कि इस जंग के दौरान माइक छुपते छुपाते व्हाइट हाउस तक पहुंच गया था और वो अपने मरे हुए साथियों को देखकर बहुत दुखी है। मगर फिर माइक को एक आतंकवादी के पास कॉनर्स का फोटो मिल जाता है, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि ये लोग कॉनर्स को भी किडनैप करना चाहते हैं। इसके बाद माइक अपने हाई लेवल क्लियरेंस का यूज करके व्हाइट हाउस के सभी सीसीटीवी कैमरास को बंद कर देता है ताकि उसके नेक्स्ट मूव्स के बारे में गुंडों को पता न चले। खैर फिर भी पार्क को इस सब का पता चल जाता है, तो वो मिस्टर प्रेसिडेंट को फोर्सफुली कंट्रोल करके बोलता है कि वैसे मिस्टर प्रेसिडेंट, जो दर्द अमेरिका ने कोरिया को दिया है, हम इंटरेस्ट के साथ वो सब लौटाएंगे। और यहाँ पे हम देखते हैं कि इस अटैक में फोर्ब्स नाम का एजेंट भी शामिल है, जिसने अपने देश को धोखा देकर इन आतंकवादियों का साथ दिया है। इसके बाद पार्क अपने लोगों को ऑर्डर देता है कि प्रेसिडेंट के बेटे को ढूंढो, जिसे सुनकर प्रेसिडेंट काफी घबरा जाते हैं। वहीं पेंटागन के क्राइसिस रूम में स्पीकर ऑफ हाउस एलन पहुंच जाता है, तो सीक्रेट सर्विस हेड बोलती है क्योंकि मिस्टर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों ही डिसीजन लेने की हालत में नहीं है, तो आपको एक्टिंग प्रेसिडेंट बनाया जाता है और अब आपको ही आगे के डिसीजन लेने होंगे। वहीं दूसरी तरफ माइक ओवल ऑफिस तक पहुंच जाता है और फिर वो मिस्टर प्रेसिडेंट के सैटेलाइट फोन से पेंटागन कॉल करके व्हाइट हाउस की सारी इंफॉर्मेशन उन्हें दे देता है। तो जेकब्स कहती है कि अपनी पोजीशन पे बने रहो, हम तुम्हें दोबारा कांटेक्ट करेंगे। मगर इसी वक्त इन्हें पार्कर का वीडियो कॉल आता है, जो अपनी डिमांड रखता है कि यूएस नेवी के 7th फ्लीट को सी ऑफ जापान से वापस बुला लो और डीएमजी एरिया से अपने सभी अमेरिकन ट्रूप्स को वापस बुला लो, और ये सब कंडीशन नॉन नेगोशिएबल हैं। तो स्पीकर कुछ सोच विचार कर ऑर्डर्स देने लगता है। इसके बाद पार्क एडमिरल हॉनिंग को पकड़कर उसका सरबरस कोड पूछता है, मगर काफी टॉर्चर करने के बाद भी एडमिरल कोड्स नहीं बताता। मगर ये सब मिस्टर प्रेसिडेंट से देखा नहीं जाता, तो वो एडमिरल को ऑर्डर देते हैं कि वो अपने कोड्स बता सकता है और फिर कोड्स को कंप्यूटर में डालते ही इसका पता पेंटागन को लग जाता है। मगर इसी समय पेंटागन में माइक का कॉल आता है, जो उन्हें
आतंकवादियों की कुछ फोटो भेजकर डाटाबेस में सर्च करने के लिए कहता है। मगर जब माइक को पता चलता है सर्बरस कोड एक्टिवेट हो गया है तो वो काफी कंफ्यूज है। तो मिस्टर स्पीकर क्लियर करता है कि सर्बरस एक टॉप सीक्रेट मिलिट्री प्रोटोकॉल है जिसके तहत अगर गलती से न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च हो जाती हैं तो उस मिसाइल को सर्बरस कोड एक्टिवेट करके रिकंट्रोल किया जा सकता है और इवन सेल्फ डिस्ट्रक्ट भी किया जा सकता है। मगर असल में ऐसे 3 सर्बरस कोड हैं जो कि 3 अलग अलग बड़े आदमियों के पास हैं और हमारी बदकिस्मती वो तीनों आदमी इस वक्त इमरजेंसी रूम में हॉस्टेज बने हुए हैं। इसके बाद जेकब्स माइक को क्लियर करती है कि इन कोड्स के जरिए पार्क हमारे सभी न्यूक्लियर वेपन्स को डिसेबल कर सकता है, यानी अमेरिका के पास न्यूक्लियर पावर नहीं रहेगी। तो माइक समझ जाता है कि आतंकवादी मिस्टर प्रेसिडेंट के बेटे कॉनर को क्यों ढूंढ रहे हैं। वो प्रेसिडेंट को कॉनर को हट करने की धमकी देकर फोर्स करना चाहते हैं। वहीं इमरजेंसी बंकर में पार्कर फोर्ब्स को एक सीसीटीवी फुटेज दिखाकर पूछता है कि ये आदमी कौन है। तो फोर्ब्स जो कि एक गद्दार है वो बोलता है कि ये आदमी तो माइक बेनिंग है। तो पार्क अपने आदमियों को ऑर्डर देता है कि माइक को ढूंढो और उसे खत्म करो। तो गुंडे माइक को ढूंढने लग जाते हैं मगर उन्हें माइक कहीं भी नहीं मिलता। तो पार्क बोलता है कि व्हाइट हाउस की दीवार कुछ ज्यादा ही मोटी है और शायद दीवारों के बीच में कुछ गैप्स हैं जहां पर माइक छुपा हुआ हो सकता है। वहीं अब तक माइक को कॉर्नर्स मिल जाता है जो माइक को देखकर काफी खुश है। तो माइक उसे प्रॉमिस करता है कि वो मिस्टर प्रेसिडेंट को बचा लेगा। मगर तभी पार्क के गुंडे दीवारों पर अंधाधुंध फायरिंग करने लगते हैं मगर माइक यहाँ से पहले ही निकल चुका था। इसके बाद माइक फिर से जेकब्स को कॉल करके बोलता है कि कॉर्नर्स मेरे पास है और मैं उसे एक वेंटिलेशन पाइप से बाहर भेज रहा हूँ और कॉर्नर्स को पिक करने के लिए एक टीम को भेजिए। इसके बाद माइक कॉर्नर्स को वेंट में चढ़ा देता है मगर तभी यहाँ पर एक गुंडा आ जाता है मगर माइक उसे बड़ी सफाई से मार देता है। इसके बाद कॉर्नर्स बाहर तक पहुँच जाता है जिसे आर्मी वाले सेफली रेस्क्यू कर लेते हैं और इसका कंफर्मेशन पाकर पेंटागन में मौजूद सभी लोग काफी खुश हैं। इसके बाद स्पीकर अमेरिकन पब्लिक को एड्रेस करते हुए बोलता है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट अभी भी जिंदा हैं और हम उन्हें बाहर निकालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। इसके बाद माइक 2 गुंडों को पकड़ लेता है और उन्हें इंटेरोगेट करने लगता है और एक्सेसिव टॉर्चर के बाद माइक काफी जानकारी निकाल लेता है। इसके बाद माइक पेंटागन को बताता है कि आतंकवादियों के लीडर का नाम कैंग यूनसेक है जो कि एक पैरामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन का हेड है और इस अटैक में 40 लोग शामिल थे मगर अब सिर्फ 28 लोग ही जिंदा बचे हैं। इसके बाद पेंटागन में कैंग की डिटेल्स निकाली जाती हैं और पता चलता है कि बचपन में कैंग को डीएमजी एरिया में फोर्सफुली लाया गया था और तो कैंग की माँ एक अमेरिकन लैंड माइन से मारी गई और ये आदमी बहुत ज्यादा खतरनाक है। इसके बाद माइक के रेडियो चैनल को कैंग हैक कर लेता है और वो माइक को टॉन्ट करते हुए कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में जानता हूँ और तुम्हारी ही वजह से फर्स्ट लेडी मारी गई। वैसे गाइस फर्स्ट लेडी यूएस प्रेसिडेंट की वाइफ को कहा जाता है। कैंग कंटिन्यू करता है कि वैसे तुम्हारी वाइफ लिया काफी सुंदर है और मैंने सुना है कि वो एक नर्स है। मगर माइक इस सब का कोई जवाब नहीं देता। तो कैंग फोर्ब्स को ऑर्डर देता है कि माइक को मार दो। इसके बाद कैंग डिफेंस सेक्रेटरी से उसका सर्विस कोड मांगता है और ऑब्वियसली बहादुर लेडी इसके लिए मना कर देती है। तो कैंग उसे बहुत बुरी तरह से पीटने लगता है मगर मिस्टर प्रेसिडेंट से ये देखा नहीं जाता तो वो इस लेडी को ऑर्डर देते हैं कि वो कोड्स बता सकती है। वहीं फोर्ब्स माइक तक पहुंच जाता है और ऐसे बिहेव करता है कि वो भी माइक की ही तरह मिस्टर प्रेसिडेंट को बचाने की कोशिश कर रहा है मगर जल्द ही माइक को एहसास हो जाता है कि फोर्ब्स एक गद्दार है तो वो फोर्ब्स को बहुत बुरी तरह से इंजर्ड कर देता है और फिर माइक फोर्ब्स से कहता है कि कैंग को रिपोर्ट करो कि मैं मर चुका हूँ, तो मरने से पहले अपने देश के लिए इतना तो कर ही सकते हो। तो फोर्ब्स ऐसा ही करता है और फिर माइक फोर्ब्स को मार देता है। इसके बाद पेंटागन व्हाइट हाउस के लिए हेलीकॉप्टर से सील की टीम भेजने लगता है मगर माइक उन्हें वार्न करता है कि गुंडों के पास यूएस मिलिट्री का एक एडवांस वेपन है मगर बेचारे की कोई भी नहीं सुनता और जैसे ही हेलीकॉप्टर रेंज में आते हैं कैंग उस वेपन से हेलीकॉप्टर को डिस्ट्रॉय करने लगता है जिससे एक हेलीकॉप्टर व्हाइट हाउस के पास जाकर गिरता है जिससे काफी एरिया डिस्ट्रॉय हो जाता है। मगर जैसे जैसे करके माइक एक आरपीजी से उस वेपन को उड़ा देता है। पेंटागन में मौजूद सभी लोग काफी दुखी हैं मगर जले पर नमक छिड़कने के लिए कैंग वीडियो ऑन करके सबके सामने वाइस प्रेसिडेंट चार्ल्स को मार देता है और कहता है कि आपके पास अपने 7th नेवल फ्लीट को वापस बुलाने के लिए 1 घंटे का समय बचा है और तो और मुझे व्हाइट हाउस से निकलने के लिए एक फुली फ्यूल्ड हेलीकॉप्टर चाहिए वरना 1 घंटे में तुम्हारे प्रेसिडेंट मारे जाएंगे। वहीं जब लिया पेशेंट्स को चेक कर रही थी तब उसे माइक का कॉल आता है जो लिया को बताता है कि मैं व्हाइट हाउस में मौजूद हूँ और मैं फिलहाल जिंदा हूँ। तो लिया सिर्फ इतना ही कहती है कि सही सलामत घर लौट आना।
इसके बाद कैंग डिफेंस सेक्रेटरी को बंकर से बाहर ले आता है और उसे बाहर जाने के लिए कहता है ताकि कैंग उसे बाहर खड़ी मीडिया के सामने मार सके। मगर माइक यहाँ आकर गुंडों पे फायर कर देता है जिससे कैंग डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और इतने में ही आर्मी वाले सेक्रेटरी को बचा लेते हैं। वहीं अब माइक गुंडों को ढूंढ ढूंढ कर मारना स्टार्ट कर देता है। इसके बाद स्पीकर ऑर्डर्स देता है कि 7th फ्लीट को वापस बुला लो और EMG एरिया से अपने ट्रूप्स भी हटा लो और कैंग के लिए हेलीकॉप्टर भेज दो। और फिर ऐसा ही किया जाता है और इस सब के बारे में न्यूज वाले धड़ाधड़ पब्लिक को रिपोर्ट कर रहे थे। वहीं जब कैंग को पता चलता है कि अमेरिकन्स ने उनकी डिमांड मान ली है तो वो सभी हॉस्टेजेस का फेस कवर करके उन्हें बाहर ले जाने लगता है और अब तक इनके लिए हेलीकॉप्टर भी आ जाता है जिसमें बैठकर ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं। मगर तभी अचानक से ये हेलीकॉप्टर ब्लास्ट के साथ उड़ जाता है तो सबको ऐसा लगता है कि हेलीकॉप्टर हॉस्टेजेस थे उनमें प्रेसिडेंट और कैंग भी मौजूद था तो शायद US प्रेसिडेंट ब्लास्ट में मारे जा चुके हैं और ऐसा जानकर सभी लोग बहुत दुखी हैं। मगर माइक को इस सब पर भरोसा नहीं है। उसका मानना है कि कैंग ने व्हाइट हाउस पर कब्जा करने के लिए इतनी मेहनत की और उसने 2 सर्वरस कोड हासिल भी कर लिए और वो इतनी आसानी से नहीं मर सकता तो कुछ तो गड़बड़ है। और ऐसा होता भी है। कैंग अभी भी बंकर में ही था और तो और US प्रेसिडेंट भी जिंदा है। इसके बाद कैंग प्रेसिडेंट से 3rd और लास्ट सर्वरस कोड लेकर सिस्टम में डाल देता है और सिस्टम पर US के सभी न्यूक्लियर वेपन शो होने लगते हैं। तो कैंग प्रेसिडेंट को बोलता है कि असल में सर्वरस कोड के जरिए न्यूक्लियर वेपन्स को डिसेबल करने के बजाय मैं इन्हें सेल्फ डिस्ट्रक्ट करना चाहता हूँ। और सोच के देखिए जब अमेरिका के सारे न्यूक्लियर वेपन एक साथ फटेंगे तो अमेरिका के साथ क्या होगा। कैंग कंटिन्यू करता है कि अमेरिका में लाखों करोड़ों लोग मारे जाएंगे और न्यूक्लियर रेडिएशन से अमेरिका की जमीन खराब हो जाएगी और इवन कई साल तक अनाज का एक दाना भी नहीं उगेगा और कुछ ही साल में अमेरिका का नामो निशान मिट जाएगा। वहीं पेंटागन में भी सभी को पता चल जाता है कि 3rd कोड एक्टिवेट हो चुका है और इन्हें भी अंदाजा हो चुका है कि कैंग असल में क्या करना चाहता है। इसके बाद कैंग प्रेसिडेंट के साथ बाहर जाने लगता है मगर माइक यहाँ आकर कैंग के सभी आदमियों को मार देता है और कैंग की एक गोली मिस्टर प्रेसिडेंट को लग जाती है। इसके बाद माइक और कैंग के बीच में जोरदार फाइट चालू हो जाती है और कैंग बेचारी माइक की खूब मार लगाता है मगर माइक जैसे जैसे करके कैंग को मार देता है। इसके बाद माइक मिस्टर प्रेसिडेंट को फर्स्ट एड देता है मगर मिस्टर प्रेसिडेंट कहते हैं कि सर्वरस एक्टिवेट हो गया है, उसे कैसे भी करके रोको। तो माइक जल्दी से ऑपरेशन रूम में पहुंचकर पेंटागन को कांटेक्ट करता है और कहता है कि मिस्टर प्रेसिडेंट घायल हैं मगर जिंदा हैं। इसके बाद माइक पूछता है कि सर्वरस को कैसे डीएक्टिवेट करते हैं तो वहां मौजूद आर्मी जनरल माइक को डीएक्टिवेशन कोड बताने लगता है और लास्ट मोमेंट पे माइक सर्वरस कोड को डीएक्टिवेट कर देता है और ऐसा देखकर सभी लोग राहत की सांस लेते हैं। इसके बाद माइक मिस्टर प्रेसिडेंट को बिल्डिंग से बाहर ले जाने लगता है और अब तक सुबह हो चुकी है। इसके बाद मिस्टर प्रेसिडेंट को ट्रीटमेंट के लिए ले जाया जाता है और पेंटागन में मौजूद सभी लोग माइक के लिए तालियां बजाते हैं। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि लिया भी अपने हैंडसम तक पहुंच चुकी है। इसके कुछ समय बाद मिस्टर प्रेसिडेंट मीडिया के सामने तगड़ी स्पीच देते हैं और इस स्पीच के दौरान माइक भी यहाँ पे मौजूद था, यानी वो पास्ट को भुलाकर फिर से मिस्टर प्रेसिडेंट का सिक्योरिटी इंचार्ज बन गया है। और इसी सीन के साथ ये मूवी एंड होती है। सो अभी के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।